फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र की रीतियाँ यानी विधियाँ। सो फ्रेंड्स, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र की रीतियों में हम सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियों से क्या आशय है कि किसी भी ज्ञान व विज्ञान के अध्ययन करने का उद्देश्य कारण एवं परिणामों के मध्य पारस्परिक संबंध की स्थापना करके किसी परिणाम, सत्य एवं निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। ठीक है, जिस पद्धति अथवा तरीके के द्वारा परिणाम सत्य एवं निष्कर्ष में पहुंच जाता है उसे ज्ञान व विज्ञान की अध्ययन प्रणाली या रीति कहते हैं। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि अन्य विज्ञान के विषयों के समान ही अर्थशास्त्र के विषय होते हैं, उनसे संबंधित परिणाम, सत्य एवं निष्कर्ष को निकालने के लिए जिन तरीकों एवं पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है उनको ही अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रणालियों अथवा रीतियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन्हीं से संबंधित हमारे एक अर्थशास्त्री हैं कोसा, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि रीति शब्द का अर्थ उस तर्कपूर्ण प्रणाली से होता है जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने या उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो संक्षेप में जान लेते हैं कि रीतियों से क्या आशय है। तो रीतियां वे उपाय हैं जिनकी सहायता से हम आर्थिक निष्कर्षों का निर्माण करते हैं, उनकी सत्यता की परख करते हैं और आर्थिक घटनाओं की खोज करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए विधि का विश्लेषण जो किया जाता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो कौन सा कानून आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो विधि का बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, जो विधि के जो आर्थिक विश्लेषण का जो आरंभ हुआ था वो शिकागो के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्वानों द्वारा किया गया था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो अर्थशास्त्र में जो उसके अन्य विषय हैं जैसे परिभाषा, नियम आदि, उनमें भी अर्थशास्त्रियों के एक मत नहीं थे। उसी प्रकार आर्थिक अध्ययन की जो रीति है उनमें भी अर्थशास्त्रियों के विभिन्न मत हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने निगमन प्रणाली को अधिक महत्व दिया है और कुछ अर्थशास्त्रियों ने आगमन प्रणाली को अपने अध्ययन का तरीका माना है, और कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलग रीतियाँ बनाई हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक रीति, गणितीय रीति, स्थैतिक, विशेष एवं वृहत रीति। ठीक है, तो इन सब रीतियों का हम अलग अलग अध्याय में वर्णन करने वाले हैं। तो सब जो सामान्य तौर पर आर्थिक विश्लेषण के लिए जिन रीतियों का प्रयोग किया जाता है वह है निगमन विधि और दूसरे सेकंड हमारी आगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो आज की वीडियो में यानी आज की क्लास में हम ओनली निगमन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो निगमन विधि क्या है देखते हैं कि अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण करने से संबंधित एवं महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, तो जो निगमन विधि है वह अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण करने से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, तो इस विधि को किन किन नामों से जाना जाता है वह भी जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेते हैं, आपको निगमन विधि के नाम से नहीं पूछेंगे, उसके जो अदर नाम होते हैं उनसे पूछ लेंगे कि परिकल्पनिक विधि क्या है, अमूर्त विधि क्या है। ठीक है, तो हमें इन सबको जानना ज़रूरी है कि इस विधि को और किन नामों से जाना जाता है। तो इस विधि को परिकल्पनिक विधि, अमूर्त विधि या अनुभव से पूर्व विधि, इन 3 नामों से भी जाना जाता है। इसी के संबंध में एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर बोल्डिंग, उन्होंने इस विधि को बौद्धिक प्रयोग की विधि कहा है। ठीक है,
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्धिक प्रयोग की विधि किस अर्थशास्त्री ने कहा है, तो आंसर होगा हमारे प्रोफेसर बोल्डिंग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विधि का प्रयोग किस किस युग के अर्थशास्त्रियों ने किया है। तो इस विधि का प्रयोग परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने भी किया है, न परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने भी किया है, और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी किया है। ठीक है, तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उनमें से जो मुख्य हैं उनमें से हैं एक हमारे एडम स्मिथ एंड रिकार्डो। ठीक है, और जो न परंपरावादी हैं उनमें से हैं हमारे पहले बालरस एंड मेंजर, और भी हैं पर लेकिन ये मुख्य हैं। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं रॉबिन्स, फ्रीडमैन आदि। ठीक है, हमने निंगमन विधि को किन और नामों से जाना जाता है वो पढ़ लिया, और प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस विधि को क्या कहा है, किस विधि के नाम से प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसको नाम दिया है। ठीक है, किस युग के अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रयोग किया है। तो हम बात करते हैं हमारी निंगमन विधि क्या है। ठीक है, तो जो हमारी निंगमन विधि है वह है कि जिसमें सामान्य सत्य के आधार पर हम किसी एक विशिष्ट सत्य को तर्क द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी मैं आपको समझाऊं और इसका अर्थ बताऊं कि सबसे पहले हम मानव व्यवहार से यानी मानव से संबंधित कुछ प्रचलित और सर्वमान्य सत्यों के आधार को मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके तत्पश्चात हम तर्क एवं विश्लेषण की सहायता से किसी विशिष्ट सत्य का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, किसी विशिष्ट सत्य या फिर नियमों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमारे और भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने निंगमन विधि के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से सबसे पहले हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता। उनका कहना है कि निंगमन तर्क वह तर्क है जिसमें हम दो तथ्यों के मध्य कारण परिणाम संबंध की जानकारी से प्रारंभ करते हुए उस कारण का कुल प्रभाव में केवल उसी के विशेष प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेसर जे.के. मेहता के विचार थे निंगमन विधि से संबंधित। तो एक और है हमारे अर्थशास्त्री, इनका नाम है प्रोफेसर विल्सन गी। उन्होंने कहा है कि निंगमन विधि से अभिप्राय है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर के आधार पर निष्कर्ष निकालने से है। यानी निंगमन विधि से जो अभिप्राय है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर निष्कर्ष निकालने से है। ठीक है, इस विधि को एग्जाम्पल के तौर पर और समझ लेते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर वस्तुओं की मांग जो है कम हो जाती है। वस्तुओं की बात की यहाँ पर हम पेट्रोल को एक वस्तु मान लेते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग जो है कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझाऊं, इसका क्या मतलब है कि जो वस्तु की जो कीमत गिर रही है, ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है और जो उसकी मांग है वो कम हो रही है। ठीक है, तो जो उसकी मांग है यानी जो खरीदारी है वो कम हो रही है, यह एक सामान्य सत्य है। ठीक है, इसी के आधार पर हम एक विशिष्ट सत्य पर जाएंगे। इस मतलब विशिष्ट सत्य के सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट की ओर जाएंगे, तो ये होगा कि कीमत के घटने पर मांग अधिक होती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में इसी को हम मांग का नियम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत के घटने पर मांग अधिक होती है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझा देती हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि निंगमन विधि है क्या, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर की जो बात कही जा रही है वो क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक बताती हूँ कि ये एक नॉर्मल बात है कि मनुष्य मरणशील है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सामान्य सत्य। ठीक है, तो हम इस सामान्य सत्य के आधार पर
तर्क की सहायता यानी लॉजिक की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स जो मनुष्य है वो अवश्य मरेगा। ठीक है, तो तर्क की सहायता से हमने कहा कि एक्स जो मनुष्य है वह अवश्य मरेगा। तो जो अवश्य मरेगा तो वही हमारा विशिष्ट सत्य है। ठीक है, जो सामान्य है वह ये है कि मनुष्य मरणशील है, और जो विशिष्ट है वो ये है कि जो एक्स मनुष्य है वह अवश्य मरेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे निगमन विधि क्या है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो जिससे मैं आपको दोबारा से बता सकूं। ठीक है, तो हमारा अब हम बात करते हैं निगमन विधि की अवस्थाएं कि निगमन विधि की अवस्थाएं क्या हैं। तो अवस्थाओं में सबसे पहले है हमारी मान्यताएं, फिर आता है हमारा तर्क, फिर है हमारी सत्यता की जांच। तो मान्यताएं है कि इस विधि में सबसे पहले आर्थिक व्यवहार के किसी महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में मान्यताएं स्थापित की जाती हैं। ठीक है, फिर आता है तर्क। तो आर्थिक व्यवहार की मान्यताओं के आधार पर तर्क द्वारा जो निष्कर्ष निकालने के लिए गणित की भी सहायता ली जाती है। ठीक है, और जो सत्यता की जांच है, जो वेरिफिकेशन है, वो क्या है कि जो तर्क द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें वास्तविक जीवन में लागू करके उनकी सत्यता की जांच की कर ली जाती है। ठीक है, उनकी सत्यता की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी अवस्थाएं। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे निगमन विधि के समर्थक कौन कौन से हैं। निगमन विधि को किन किन अर्थशास्त्रियों ने समर्थन दिया है। तो इसमें सबसे पहले हैं हमारे रिकार्डो, J.S. मिल सीनियर, केयरनेस, मार्शल, इरविंग फिशर, मेजर और बीजर। ठीक है, जो मेजर एंड बीजर हैं इन्होंने ऑस्ट्रिया में भी इस प्रणाली का समर्थन किया है। ठीक है, तो अब सब बात करते हैं निगमन प्रणाली के गुण, क्या मेरिट्स हैं। तो जो गुण में सबसे पहले है कि ये प्रणाली तर्क सिद्ध है। ठीक है, तर्क सिद्ध कैसे वो मैं बताती हूँ। जैसे सामान्य सत्य पर नियमों को आधारित करते हैं। ठीक है, उस सत्य को भलीभांति परख लेते हैं और उसकी जांच भी कर लेते हैं, तब उस नियमों को आधारित करते हैं। ठीक है, तब उस पर नियमों को आधारित किया जाता है। इस प्रकार हमारे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो तर्क सिद्ध होते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है निश्चितता। तो इस प्रणाली के द्वारा जो प्राप्त किए गए जो निष्कर्ष होते हैं वो तर्क शास्त्र के अधिक निकट होते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत कम त्रुटियां होती हैं, बहुत कम गलतियां होती हैं। अगर ये थोड़ी बहुत होती भी है तो उसे तर्क के द्वारा खत्म कर दिया जाता है या उसे निकाला जाता है। ठीक है, तो फलस्वरूप ये प्रणाली जो है अधिक निश्चित है। ठीक है, अब बात करते हैं सरलता की। तो ये प्रणाली बहुत सरल है। इसके अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित करने और बाद में उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रणाली को साधारण व्यक्ति भी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, नंबर 4 है हमारा सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी। तो इस प्रणाली के द्वारा जो बनाए गए जो नियम हैं वो हर समय तथा प्रत्येक देश में लागू होते हैं, और क्योंकि उनका आधार मानवीय स्वभाव होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं तुष्टीकरण हास नियम, जिसका प्रतिपादन निगमन प्रणाली के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, जो कि सभी कालों व देशों के लिए सत्य है। नंबर 5 है हमारा 5th पॉइंट है आगमन प्रणाली की पूरक। ठीक है, तो जो निगमन प्रणाली है उसकी सहायता से आगमन प्रणाली द्वारा निष्कर्षों की सत्यता का परीक्षण किया जा सकता है, अतः यह आगमन प्रणाली की पूरक है। ठीक है, शुद्धता, ये प्रणाली बिल्कुल शुद्ध एवं स्पष्ट है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि होती हुई है तो उसे तर्क द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाता है। नंबर 7 पॉइंट है हमारा भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इस प्रणाली के द्वारा इस विधि के द्वारा भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य सत्य है कि
लोगों की उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो सीमित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आय के एक सीमा के आगे बढ़ने पर भविष्य में बचत अधिक होगी। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे गुण। अब हम बात करते हैं दोष की। ठीक है, तो जो दोष हैं वे ये हैं कि ब्रश ले लेते हैं हम। सबसे पहला जो दोष है कि निष्कर्ष का वास्तविकता से परे होना। ठीक है, तो इस प्रणाली से जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे अवास्तविक बताए गए हैं तथा अविश्वसनीय होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रणाली में ये जानना कठिन होता है कि वे मान्यताएं जिन पर निष्कर्ष आधारित हैं वे सत्य हैं या असत्य, यानी मान्यताएं गलत होने पर निष्कर्ष भी गलत होंगे। ठीक है, बेजनर ने इसके विषय में ये कहा है कि गलत सिद्धांतों के प्रतिपादन में निगमन प्रणाली का कोई दोष नहीं है, दोष तो केवल इस रीति के प्रयोग का है। यदि सावधानी से सामान्य सत्यों को चुना जाए, यानी सामान्य सत्यों का चुनाव किया जाए, तो निष्कर्ष भी सत्य होंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड है स्थैतिक दृष्टिकोण, तो स्थैतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसमें इस प्रणाली की में कुछ कल्पनाओं को स्थिर मान लिया गया है, उनके आधार पर अध्ययन एवं खोज की जाती है। तो लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि जो कल्पनाएं होती हैं वे परिवर्तनशील होती हैं, उनमें परिवर्तन निरंतर होता रहता है। तो जो इनका जो वो स्थैतिक दृष्टिकोण है वो भी गलत है। ठीक है, नंबर थर्ड है निष्कर्षों की सत्यता की जांच का अभाव। ठीक है, तो इस प्रणाली में हम स्वयं सिद्ध बातों को आधार मानकर तर्क द्वारा उनसे जो निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन इन निकाले हुए निष्कर्षों की यथार्थता से की जांच के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। कभी कभी तो समस्याएं इतनी कठिन होती हैं कि इन निष्कर्षों अथवा परिणाम को प्रमाणित करना भी कठिन हो जाता है। ठीक है, और जो नंबर हमारा फोर्थ है सार्वभौमिकता का अभाव, वो है कि हर देश का सामाजिक वातावरण, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, तकनीकी का स्तर, राजनीतिक वातावरण आदि जो है वे एक दूसरे से अलग होती हैं, यानी भिन्न होती हैं। तो अतः ये कैसे संभव है कि केवल अनुमान एवं तर्क पर आधारित जो निष्कर्ष हैं वो एक देश में सच हों या सभी देश में समान रूप से लागू होंगे? तो जो है इसमें सार्वभौमिकता का अभाव है। ठीक है, तो ये थी हमारी निगमन प्रणाली। जो आज हम बस निगमन प्रणाली का ही अध्ययन करेंगे। आज जो हमारी क्लास है वो निगमन प्रणाली की है। ठीक है, तो इसमें आगे मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा निगमन प्रणाली पर आवश्यकता से अधिक जोर देने पर उसका परिणाम यह हुआ कि जो जर्मन के ऐतिहासिक संप्रदाय के जो अर्थशास्त्री थे उन अर्थशास्त्रियों ने निगमन प्रणाली का तीव्र विरोध किया। ठीक है, उसमें से मेन है रोशे, लेस्ली एंड कार्ल मेंजर। ठीक है, तो उनके क्या विचार थे वे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली रेगुलर एक्टिविटीज़ भी आपको पता चलती रहें। तो प्लीज़ एग्ज़ाम फाइटर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।